हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अपस्केल एजुकेशन। स्टूडेंट्स नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें पेपर 1 में आपकी सेकेंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, और उसका ये सेकेंड मॉड्यूल मैं लेकर के आया हूँ। और उसमें देखिए 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चंस में सैम्पलिंग या कह लीजिए जो भी स्टेटमेंट मैं देता हूँ, ये एक तरह से डेफिनेशन के ही स्टेटमेंट्स होते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन प्रॉब्लम से। तो कोशिश कीजिएगा कि डिटेल में सुनिए उसको और सिर्फ आंसर पर मत जाइएगा, क्योंकि आंसर तो ऐसा होता है लेकिन विदाउट एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा इस पर आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते, ना मैं गेस कर सकता हूँ, राइट। कोई क्वारी हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, फ्रेश बैचेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इज आर गिवन प्रेफरेंस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। देखिए क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक शोध की बात कर रहा है। जब भी क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात आएगी आप समझ लीजिएगा इसमें तुरंत प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आ जाएगी। जहां पर भी क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात आएगी वहां पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आ जाती है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इसको कहते हैं संभाव्यता न्यायादर्श। तो संभाव्यता में कौन कौन सी टेक्निक्स आती है जरा देख लीजिए। सिंपल आ जाएगी, स्ट्रेटिफाइड आ जाएगी या स्तरीकृत सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, और उसके बाद में एक और आती है सिस्टमैटिक आ जाएगी, इसको कहते हैं व्यवस्थित प्रतिचयन। ये तीन आ जाएंगी 1, 2 और 5। देखिए बाकी जो दो दी हुई हैं ये नॉन प्रोबेबिलिटी हैं, ये नॉन प्रोबेबिलिटी हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी अभी आगे क्वेश्चन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स का पूरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल आर नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान प्रक्रिया में स्वतंत्र चर में परिवर्तन तथा बाह्य चर का नियंत्रण न संभव है और न ही आवश्यक है, राइट। देखिए स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मतलब वो होता है कोई ऐसा वेरिएबल, कोई ऐसा फैक्टर जिस पर रिसर्चर का कंट्रोल ही ना हो। और एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो होता है जो किसी रिसर्च प्रोसेस को बाहर से क्या करे, इफेक्ट करे, बाहर से प्रभावित करे। तो देखिए कौन सी ऐसी मेथड है इसमें। एक्सपेरिमेंटल में तो डायरेक्टली कंट्रोल होगा, कंट्रोल में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर आपका आता है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है कि चीजें पहले से हो चुकी होती हैं और उस पर हम रिसर्च करते हैं कि ये काम क्यों हुआ, है ना, क्या क्या रीजंस थे होने के और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। तो जब कोई फैक्टर ऑलरेडी, कोई इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है तो उस पर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। जाहिर सी बात है वो करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि घटना जो है, जो इंसिडेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिकल इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चक्रीय प्रकृति का है और साइक्लिकल में इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो देखो जरा, सबसे पहला होता है प्लान, समझना, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ये 4 स्टेप्स होते हैं। प्लान किया, एक्ट किया, ऑब्जर्व किया और रिफ्लेक्ट किया, और ये साइकिल ऐसे ही गोल गोल घूमती रहती है। और ये किसके पार्ट्स हैं, ये किसके पार्ट्स हैं, ये हैं एक्शन रिसर्च के, क्रियात्मक शोध के हैं। याद रखना किसके हैं ये क्रियात्मक अनुसंधान के 4 चरण आते हैं। कौन सा, पहला नियोजन, फिर क्रियान्वयन, उसके बाद में ऑब्जर्वेंस और फिर आपका रिफ्लेक्शन आता है। ये पिछले वाले वीडियो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। पहला वाले वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेटिंग स्टाइल्स आर करेक्टली मैच। देखो फॉर्मेटिंग स्टाइल या स्वरूपण शैलियां 2 तरह की आती हैं, ठीक है। उसमें एक आपका एपीए दिया रहता है और दूसरा आपका एमएलए दिया रहता है। जरा देख लीजिए एपीए में क्या होता है, पहले ऑथर दिया है, उसके बाद में ब्रैकेट में आपका ईयर दिया हुआ है, फिर टाइटल ऑफ आर्टिकल, टाइटल ऑफ पीरियोडिकल, फिर उसका वॉल्यूम नंबर, और उसके बाद में पेजेस कितने हैं और डेट ऑफ इशू। ये ठीक है, फॉर्मेट बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा वाला देखिए एमएलए दिया होगा, एमएलए में भी देखो ऑथर कॉमा उसका पहला नाम, फिर जो आर्टिकल है उसका टाइटल, फिर जिस जर्नल में वो पब्लिश हुआ उसका टाइटल, कौन से ईयर में इशू हुआ है, और बाद में अगर वेबसाइट में है तो उसमें लिंक डाल सकते हैं आप वेबसाइट्स का। देखिए इन दोनों में मेन डिफरेंस जो है, आप ये देखिए यहाँ पर ईयर लास्ट में दिया हुआ है और यहाँ पर ईयर ऑथर के जस्ट बगल में दिया हुआ है, यही मेन डिफरेंस रहता है। और बाकी कॉमा और ये जो इसमें दिया हुआ है ना आपका कॉमा करके फुल स्टॉप करके पीरियड वगैरह, इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है। बस मेन डिफरेंस यही है कि ईयर अगर आप देख लेंगे, एक पहले दिया है तो एपीए और बाद में दिया हो तो एमएलए, इतने से आप समझ जाएंगे।
सो द आंसर विल बी बोथ 1 and 2 आर राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उपकल्पना के परीक्षण के लिए कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं। सबसे पहले यह समझिए कि भाई हाइपोथेसिस क्या होती है, राइट। उपकल्पना क्या है, जब भी आप कोई थीसिस लिखने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए एक तरह से आप कह लीजिए ब्लूप्रिंट आप तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, एक तरह से एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। वो ब्लूप्रिंट जो है उसी को आप हाइपोथेसिस कह लीजिए। तो अब वो हाइपोथेसिस में क्या आएगा, एफ टेस्ट दिया हुआ है, बिल्कुल आएगा। टी टेस्ट भी आता है, काई स्क्वायर टेस्ट भी आता है, राइट। ये तीनों के तीनों टेस्ट यूज किए जाते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, उपकल्पना के परीक्षण के लिए। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ नल हाइपोथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नल हाइपोथेसिस क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया हाइपोथेसिस एक तरह का ब्लूप्रिंट है जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है, रिसर्च करने में। अब क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास कोई पैरामीटर पहले से नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जो वेरिएबल्स हमारे पास में हमको पता नहीं कि इनमें रिलेशन है कि नहीं है या आगे क्या होने वाला है, तो हम ये कहते हैं कि जो कॉज एंड इफेक्ट होता है, जो काम हम कर रहे हैं, हम ये मानते हैं कि इस काम का ये रिजल्ट जो हम मान रहे हैं कि रिजल्ट निकलेगा, ये रिजल्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। इसमें उल्टा काम हो जाता है, यानी कि जो वेरिएबल्स लिए जाते हैं हम ये मान करके चलते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे एक मान लो सिंपल रिसर्च कीजिए कि भाई जमीन में खोदेंगे तो पानी निकलेगा, लेकिन यहां पर आप कहते हैं कि नहीं, जमीन को डिग करने में और पानी निकलने में कोई क्या है, रिलेशन नहीं है। लेकिन जब निकल आएगा तब क्या हुआ, तब ये फिर आपकी फ्लॉप हो जाएगी, एक तरह से कह लीजिए, फिर रिजेक्ट भी की जा सकती है, राइट। तो यही आपकी नल हाइपोथेसिस होती है, इसीलिए इसको जीरो कहते हैं। जीरो का मतलब जीरो रिलेशन है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। तो आप देखिए, नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अभी मैंने बताया कि वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस होगा, तो ये कौन सा, देखो चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। फिर कह रहा है, कैन बी अगेंस्ट प्री एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स, प्रचलित सिद्धांतों से भिन्न हो सकती है। बिल्कुल भिन्न हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई जमीन को आप जब डिग करेंगे, खोदेंगे तो पानी निकलना ही निकलना है, लेकिन अगर आप ये मान करके चल रहे कि नहीं निकलेगा, है ना, तो ये देखो ये क्या हो गया, ये तो जो प्री एग्जिस्टिंग आपके प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट हमने मान ली बात। हालांकि बाद में जब रिसर्च करेंगे तो प्रूव हो जाएगा कि हमने जो माना था वो गलत हो गया। तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये गलत भी हो सकती है, और जब ये गलत हो जाती है तब क्या किया जाता है, तब इसकी जगह पर हम एक और पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं हाइपोथेसिस, उसका नाम क्या होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसको क्या कहते हैं, उसको हम वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं। दैट मीन्स कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कब यूज की जाएगी, जब नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, यानी कि हम जो क्लेम कर रहे थे वो सही नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा 2, 3 and 4 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, कांस्टेंट वेरिएबल्स आर सिंगल वैल्यूड। भाई कांस्टेंट वेरिएबल सिंगल वैल्यूड होते हैं, बिल्कुल सही बात है, इनकी एक ही वैल्यू हो सकती है। एग्जांपल बताइएगा जरा, कांस्टेंट वेरिएबल का हमको एग्जांपल बताइएगा। देखिए जैसे मैन और वुमेन है, राइट, तो मैन और वुमेन का एक ही वैल्यू तो हो सकती है भाई, या तो मैन होगा या तो वुमेन होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, डाइकोटोमस वेरिएबल्स आपको दिए हुए। डाई का मतलब ही क्या होता है, दो, तो डाइकोटोमस वेरिएबल दे दिया, क्या हो सकता है उसमें, वो द्विगोष्ठी चरों के दो मान होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, इनकी दो वैल्यूज होंगी। फिर दिया है आपको पॉलीटोमस, जहां पर पॉली वर्ड आ जाए। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है कई सारे, तो अगर पॉली वर्ड है मतलब कई सारे होंगे, और उसमें क्या दिया हुआ है कि हैव 3 वैल्यूज, ये गलत हो जाएगा। 3 नहीं, बहुत सारी वैल्यूज हो जाती हैं, ठीक है, 3 वैल्यूज नहीं होती, बहुत सारी वैल्यूज हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। अगला देखते हैं, फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज ऑफ रिसर्च। भाई मौलिक अनुसंधान की बात हो रही है। मौलिक अनुसंधान क्या करेगा, फंडामेंटल रिसर्च क्या करता है, हमेशा एक नया क्या करेगा, नया सिद्धांत, नया प्रिंसिपल लेकर के आएगा, हमेशा एक नया प्रिंसिपल लेकर के आएगा। जैसे न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन है, तो ये नए क्या कहें, नए प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये क्या है, ये नया प्रिंसिपल है, ओके। तो ये सारी चीजें क्या है, ये नई है, इन पर आगे रिसर्च होती है, इसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। लेकिन ये जो रिसर्च है इसे क्या कहा जाता है, फंडामेंटल रिसर्च कहा जाता है। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन को जरा देख लीजिए, नए विचारों का संश्लेषण जी नहीं, सिंथेसिस नहीं की जाएगी, एक्सपाउंड किया जाएगा। एक्सपाउंड मतलब नए सिद्धांतों की यहाँ व्याख्या क्या होगा, नए सिद्धांतों को एक तरह से उतारा जाएगा, ठीक है, उनको ढूंढा जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं, नए सिद्धांतों को ढूंढना, खोजना, या प्रतिपादन जिसको आप कह सकते हैं। एक और वर्ड होता है उसको कहते हैं प्रतिपादन, राइट। तो प्रतिपादन किया जाएगा, वी विल एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। देखो
नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी जरा देख लो एक बार, सारे रट लो, कई बार ये पेपर पूछा गया है। सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम में क्या होता है, एक डिब्बे में सब रखा हुआ भर के, इसमें से कोई भी मैंने मान लो बोला कि 2 निकाल लो, तुम इनमें से कोई भी 2 निकाल लो, कोई भी 2 निकाल लो, ये क्या हुआ, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, पता नहीं कौन से 2 निकलेंगे, तो सबको मौका मिलेगा इसमें। कौन कौन से होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसको बोलते हैं सरल, ठीक है, यादृच्छिक प्रतिचयन, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, व्यवस्थित प्रतिचयन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्तरीकृत प्रतिचयन, फिर क्लस्टर सैम्पलिंग, इसको कहते हैं समूह प्रतिचयन, फिर एरिया सैम्पलिंग या इसको कहते हैं क्षेत्र न्यादर्श या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। फिर इसमें देखो इसके भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जजमेंट सैम्पलिंग आ जाती है। जजमेंट को हम स्वदेश या पर्पजिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, याद रखना, इसको स्वदेश या पर्पजिव सैम्पलिंग कहते हैं। फिर सुविधाजन्य या कन्वीनियंस सैम्पलिंग, फिर कोटा सैम्पलिंग, फिर पैनल सैम्पलिंग, फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, ये सारी सैम्पलिंग्स अगले वीडियो में मैं आपको सैम्पलिंग्स डिटेल में पढ़ा दूंगा। यहां पर आप कम से कम ये फॉर्मेट देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी आ रही हैं, जहां जहां पर रैंडमनेस आ जाए समझो वो सारी प्रोबेबिलिटी आएंगी, और जहां जहां पर सोच समझ के सैंपल निकाला जाए वो कौन सी आएंगी, वो सारी की सारी नॉन प्रोबेबिलिटी आएंगी। देखो सिंपल रैंडम तो नहीं होगा, स्ट्रेटिफाइड भी नहीं होगा, कोटा होगा, स्नोबॉल भी होगा और पर्पसिव भी होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इंडक्शन की जब बात आएगी, आगमनात्मकता की बात आएगी, तो ये विशेष से सामान्य की ओर बनता है। ठीक है, विशेष से सामान्य की ओर का मतलब क्या है, ऐसे समझना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि गुलाब में खुशबू होती है, फिर मैं आपसे बोलूं कि गेंदे में, मैरीगोल्ड में खुशबू होती है, और फिर उसके बाद मैं आपसे बोलूं कि चमेली में खुशबू होती है, तो दैट मीन्स कि मैं सिंपली कह रहा हूं कि जितने भी फूल हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, इनमें क्या होती है, खुशबू होती है। तो आप ये क्या था, ये जो पर्टिकुलर फ्लावर था ये क्या था, ये था स्पेसिफिक, और एक जनरलाइजेशन पे हम क्या पहुंचे कि ऑल फ्लावर्स, क्या कह सकते हैं भाई, ऑल फ्लावर्स सब में खुशबू है। ठीक है, तो फ्लावर्स में खुशबू होगी तो खुशबू क्या कहा जाएगा, आर एरोमेटिक, ऐसे कर लीजिए, आर एरोमेटिक, ऑल फ्लावर्स आर एरोमेटिक। ये सिंपल क्या हो गया, स्पेसिफिकेशन से जनरलाइजेशन की ओर हम चल गए। अब हम इसमें पूछेंगे कि जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जनरलाइजेशन से स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी वेल डिफाइंड प्रिंसिपल से, जैसे हम कहते हैं कि सारी अर्थ में ग्रेविटी है, सिंपल सी बात बोलें तो हम अगर ये कहें कि आसमान से सारी चीजें पृथ्वी की ओर गिरती हैं, तो अगर हम बोलें कि भाई कोई फ्रूट गिरेगा तो ऑब्वियस ही बात है, अगर सेब गिर रहा है मान लो तो ये भी नीचे गिरेगा। ह्यूमन होगा, ह्यूमन बनाएंगे तो ह्यूमन भी नीचे ही गिरेगा। ठीक है, पानी होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, वो भी नीचे ही गिरेंगी। तो हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या बताया, जनरल कॉन्सेप्ट बताया ग्रेविटी का, और ग्रेविटी के हिसाब से हमने देखा कि हर चीज नीचे गिरती है, तो जो भी चीज उठाएंगे स्पेसिफिक वो नीचे ही तो गिरेगी। ये क्या हो गया, ये जनरलाइजेशन हो गया। तो इसको कहते हैं डिडक्शन। जब किसी दिए हुए प्रिंसिपल से हम कोई चीज डिराइव करते हैं उसको क्या कहा जाता है, डिडक्शन कहा जाता है। जैसे हमने बोला कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि सोना एक सुचालक है ऊष्मा का और विद्युत का, गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है। सिल्वर है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि मैंने सिंपली बोला कि सारे के सारे मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्टिविटी होती है, तो कोई भी मेटल उठाऊंगा हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि सिल्वर में कंडक्टिविटी होती है, फिर चेक करूं आयरन में होती कि नहीं, भाई उसमें भी होती है, फिर चेक करूं कि गोल्ड में होती कि नहीं, उसमें भी होती है, तो पता चला कि सारे मेटल्स में कंडक्टिविटी होती है। तो हम एक जनरल कॉन्सेप्ट पर पहुंचे कि भैया सारे मेटल्स में क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये क्या है, उल्टा काम हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इंडक्शन। और डिडक्शन का मतलब है एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, उससे हमको नीचे की ओर चलेंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं डिडक्शन में, और इंडक्शन में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा जाननी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में अगर लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम हिंदी मीडियम वालों को या इंग्लिश मीडियम वालों को हो रही है वो भी कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं बेस्ट वीडियोस आपको अवेलेबल कराऊं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर दिया ही हुआ है, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।